नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं उपराष्ट्रपति की। और आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना आपस में करके देखेंगे, चाहे वो उनके कार्य से रिलेटिव हो, चाहे वो उनकी शक्तियों से रिलेटिव हो, चाहे वो उनकी चुनाव प्रक्रिया से रिलेटिव हो। तो इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहना और देखना चीज़ें आपके लिए कितनी आसान हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति में सबसे पहले जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा यूएसए यानी कि अमेरिका से उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है। फिर वरीयता क्रम इसका पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का वरीयता क्रम क्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे दोस्तों दूसरा है। क्या कहेंगे? वरीयता क्रम दूसरा है। दूसरा कैसे है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने राष्ट्रपति पढ़ाने से पहले कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में विस्तृत चर्चा की थी एक ही वीडियो में। ठीक है, उसमें मैंने आपको तीनों के बारे में अलग अलग समझाया था। तो कार्यपालिका का जो हिस्सा था उसमें सर्वोच्च पर राष्ट्रपति थे, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, उसके बाद में प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद। तो उपराष्ट्रपति के बाद जो वरीयता दी गई है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति को दी गई है, इसलिए वरीयता में क्रम इनका दूसरा हो जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मुख्य बातों की। मुख्य बातें जो शुरुआत होती हैं दोस्तों वो होती है अनुच्छेद 63 से। अनुच्छेद 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके लिए आप इतना ही समझें। फिर आर्टिकल 64 में यह बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सभापति का मोटा मोटा अर्थ दोस्तों वैसा ही है जैसा कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको जो है मतगणना के हिसाब से, यानी कि लोकसभा में ही मत होते हैं तो बहुमत के आधार पर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है, जैसे ही उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं उसी तारीख से दोस्तों वो राज्यसभा के सभापति अपने आप ही बन जाते हैं, इनके लिए कोई चुनाव नहीं होता। ठीक है दोस्तों, सभापति बनने का चुनाव नहीं होता है, उपराष्ट्रपति बनने का चुनाव होता है। तो दोस्तों ये भी एक तरह से राज्यसभा के अध्यक्ष ही होते हैं, उसकी कार्य को संचालित करते हैं, सारी बातों का ध्यान रखते हैं। कोई अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है सदन के अंतर्गत राज्यसभा में तो उसे ये दंडित करने का अधिकार भी इन्हीं के पास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। और यही बात दोस्तों आर्टिकल 89 में भी लिख दी गई है ना। फिर दूसरी बात आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापति या जिसका अध्यक्ष भी आ जाए तब भी कोई बात नहीं है कि जिसका सभापति या अध्यक्ष उसी मतलब अपने ही सदन का सदस्य नहीं होता। तो दोस्तों ये राज्यसभा वही सदन है, सदस्य नहीं होता है ना। ये आप नोट कर लें स्पेशल, क्योंकि दोस्तों एकमात्र यही एक ऐसा सदन है जिसका सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, फिर दोस्तों अगर ये सदस्य नहीं होता तो क्या इसको वोटिंग का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है? वोट करने से तात्पर्य ऐसा है कि अगर कोई बिल सदन में पारित हो रहा है या कोई प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी है, मान लीजिए मतों का मतलब वोटिंग होने लगती है, तो क्या वोट करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को यानी कि सभापति को होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, मतलब वोटिंग का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आपको भी हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर मत बराबर हो गए हैं, यानी कि कोई बिल पारित होना है और 50% उसके समर्थन में पड़े और 50% उसके विरोध में पड़े, तब दोस्तों ये सभापति पद की हैसियत से, सदस्य की हैसियत से नहीं, क्योंकि सदस्य तो ये होता ही नहीं है राज्यसभा का, सभापति पद की हैसियत से ये निर्णायक मत डाल सकता है। 50-50 जब हो जाएं यानी कि मत बराबर हो जाएं तब ये अपना निर्णायक मत किसी भी तरफ डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 64 में। अब दोस्तों आर्टिकल 65 में क्या है? आर्टिकल 65 में दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का जो निर्वहन करता है, ये जो बात बताई गई है ये आर्टिकल 65 में बताई गई है ना। जैसे कि मतलब
इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के कृत्यों का उपराष्ट्रपति द्वारा निर्वहन, है ना। मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर, तब उनकी जगह उनका पद उपराष्ट्रपति ग्रहण कर लेंगे और उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक, ये कब कब स्थिति आ सकती है दोस्तों? ये स्थिति तब आ सकती है जब कोई राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या फिर उस पर महाभियोग लग जाए, है ना, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। तो इन 3 स्थितियों में दोस्तों जो राष्ट्रपति का पद है वो उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। पहली बात तो ये हो सकती है। फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि कोई भी ऐसा कारण जो राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अपने पद पर नहीं बने हुए हैं, तब भी दोस्तों उपराष्ट्रपति उनका पद ग्रहण कर सकते हैं। और तीसरी बात ये हो सकती है दोस्तों कि जब राष्ट्रपति किसी विदेश यात्रा पर गए हों, तब उनके कार्यों का जो निर्वहन होगा वो भी उपराष्ट्रपति ही करेंगे। ऐसा एक बार जब हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, तब हुआ था। जब वो रूस की यात्रा पर गए थे, तब उनका जो कार्यभार था दोस्तों वो किसने संभाला था? वो राधाकृष्णन जी ने संभाला था, क्योंकि वो उस समय हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। तो ये 3 स्थितियां हो सकती हैं। अब दोस्तों एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि मान लो इधर तो है राष्ट्रपति और इधर है उपराष्ट्रपति, है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं इस स्थिति में, है ना, तो क्या होगा? मान लो इनकी तनख्वाह मान लो क्या होती ही है 4 लाख, ठीक है, और राष्ट्रपति की होती है 5 लाख जो इनकी सैलरी होती है। तो दोस्तों जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत होंगे, तब उनको अपने वेतन और भत्ते नहीं दिए जाएंगे। वेतन और भत्ते और सुविधाएं जो भी उपराष्ट्रपति को मिलती हैं वो नहीं दी जाएंगी, बल्कि जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते और जो सुविधाएं दी जाती हैं वही दी जाएंगी। एक तरीके से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ही बन जाएंगे और वो तब तक बने रहेंगे जब तक मतलब जो राष्ट्रपति है अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। तो तब तक दोस्तों यही 5 लाख रुपए और जो अन्य सुविधाएं वो राष्ट्रपति की होती हैं वही उपराष्ट्रपति को मिलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आर्टिकल 62 में पढ़ा था कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद भरना ही होता है, तो इसलिए अधिकतम सीमा इनकी 6 महीने ही होती है कि 6 महीने तक ही ये अधिकतम राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें लिखी हुई हैं किसमें? आर्टिकल 65 में। ठीक, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे जो है आर्टिकल 66 है और 66 के अंदर है दोस्तों निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल जैसे कि आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था, उसमें एक बहुत बड़ा दायरा होता था। क्या क्या होता था उसमें? भारत के जितने भी राज्य हैं सबके विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी वोटिंग करेंगे। लोकसभा के जो विधायक होते हैं वो भी वोटिंग करेंगे और राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं वो भी वोटिंग करेंगे और जो राज्य के विधानसभाओं के विधायक होते हैं वो भी वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है वो संसद के सदस्य, ये इनका निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचन मंडल जो मतलब वोटिंग करेंगे, संसद के सदस्य, ये लिखा हुआ आ जाए या फिर ये लिखा हुआ आ जाए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ये याद रखना। निर्वाचन मंडल में वहां पर बहुत बड़ा दायरा था, लेकिन यहां पर केवल संसद के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि संसद के अंतर्गत आप जानते हैं 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। फिर दूसरी बात दोस्तों, वहां पर मैं आपको जो जोड़ दे के एक बात बता रहा था वो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर निर्वाचित लिखा हुआ है। कहाँ पर? राष्ट्रपति के उसमें चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते थे, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों। लेकिन दोस्तों निर्वाचित सदस्य और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते थे। मनोनीत मतलब जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, वो वोटिंग नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों
उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत होते हैं, यानी लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12, ये भी दोस्तों वोटिंग करते हैं। केवल इसमें ये लिखा हुआ है संसद के सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, सभी सदस्य, चाहे वो नॉमिनेट हो या फिर वो निर्वाचित हो। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं था, आपने अच्छे से पढ़ा था, है ना। तो 66 में एक बात तो ये लिखी हुई है। फिर दूसरी बात, 66 में ही दोस्तों उपराष्ट्रपति की योग्यता का भी वर्णन किया गया है। अब क्या क्या इसकी योग्यताएं हो सकती हैं, ये भी हम क्रमवाई पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और, योग्यताएं पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर कोई किताब खरीद कर लाते हैं जीके की या स्पेशल संविधान की, तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कि इनकी शक्तियों का या इनके बारे में जितने भी तथ्य होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, जिसको याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर कोई सा भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ाते हैं तो उसको सरल से सरल बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चूंकि संविधान पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए दोस्तों ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जितनी भी बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको एक सरल और अच्छे रूप में आपके सामने पेश करूं, चुन चुन कर मैं आपके लिए चीज़ें लाऊं और एक आसानी से जो आपको याद हो सके वही तरीका मैं आपको बताता हूं। आप किताबों में देखेंगे एक आर्टिकल कहीं मिलेगा, एक कहीं मिलेगा। जहां पर पॉसिबल नहीं है वहां तो खैर कर ही नहीं सकते, लेकिन जहां पर पॉसिबल है, जितना भी पॉसिबल है उतनी हम आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इस लिहाज से भी ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर चीज़ें आपको विस्तृत रूप में, संगठित रूप में और एक साथ मिलती हैं, सरल रूप में मिलती हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों आर्टिकल 66 पढ़ रहे थे और आर्टिकल 66 में दोस्तों इसकी योग्यताओं का भी वर्णन है, ठीक है। 66 में क्या था, एक तो निर्वाचन मंडल था और योग्यताएं था, है ना। अच्छा, योग्यताएं पढ़ने से पहले मैं आपको निर्वाचन से संबंधित एक बात और बता दूं। आपने देखा था कि उसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव होता था वो समानुपातिक या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा इसको नहीं बता सकता क्योंकि इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा आपसे कर चुका था राष्ट्रपति के चुनाव में, जब हम इसका निर्वाचन मंडल के बारे में पढ़ रहे थे और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जब हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 55 में, तब मैंने आपको इसको विस्तृत रूप से बताया था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है ये क्या होती है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप ये चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और वहाँ पर जा कर के आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही प्रणाली दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है, पहली बात, है ना। तो इसमें 2 भिन्नताएं हो गई। एक तो मैंने आपको बता दी कि इसमें केवल संसद के सदस्य वोट डालते हैं, एक तो वो हो गया अलग। लेकिन ये समानता है दोस्तों कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ही दोनों का चुनाव होता है। अब एक जो और भिन्नता है वो क्या है, आपने देखा होगा राष्ट्रपति चुनाव में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए होते थे। इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बता चुका था कि प्रस्तावक क्या होते हैं और अनुमोदक क्या होते हैं। इसलिए दोस्तों आप राष्ट्रपति वाली क्लास देख लें, जो पहला ही वीडियो राष्ट्रपति का था। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, 50 तो होते हैं प्रस्तावक, नॉमिनेटर, 20 होते हैं और 20 होते हैं अनुमोदक यानी समर्थक। और ये 20 अलग अलग होते हैं, ये 20 अलग होते हैं, ये 20 अलग होते हैं। इसलिए दोस्तों 20-20 लोग यानी कि 40 लोगों का समर्थन आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि राष्ट्रपति में 50-50 का मिलना ज़रूरी था। अब जो दूसरी बात है दोस्तों, इसकी योग्यता से आधारित है ना। योग्यता अगर हम पढ़ें तो योग्यता में आप देखेंगे दोस्तों कि भारत का नागरिक हो, ये समानता राष्ट्रपति में भी थी। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है नी, ये समानता भी राष्ट्रपति में थी। राज्यसभा का
सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। ये भिन्न है दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ पर वहाँ राज्यसभा लिखा हुआ नहीं था। राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, और उपराष्ट्रपति में क्या है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। तो दोस्तों आजकल तुलना करके भी सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आज के बाद कभी भी गलत नहीं करेंगे कि दोनों की चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं और क्या क्या समानताएं होती हैं। तो दोस्तों योग्यता के आधार पर अगर पूछ लिया जाए कि योग्यता में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता दोनों में मैच नहीं करती है, तो आप कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि वहां पर लोकसभा का सदस्य चुना जाने की योग्यता थी और यहां पर राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता चाहिए होती है। और जो चौथे नंबर की है दोस्तों वो है लाभ का पद ना हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना। ये हमने उसमें पढ़ा था, मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ये हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 66, जिसके बारे में विस्तृत रूप से हमने जाना। आप देख रहे होंगे दोस्तों, हम अगर चाहते तो बिना अनुच्छेद बताए भी इन बातों को आपसे बता सकते थे, समझा सकते थे, लेकिन दोस्तों जितने भी ये आर्टिकल हैं जब सरल रूप में पढ़ा ही जा सकता है क्रम बाई करके, तो क्यों ना हम अनुच्छेदों को भी साथ साथ ले करके चलें, है ना। कुछ वीडियो आपने देखे होंगे कि उसमें 1-2 आर्टिकल तो बस बता दिए जाते हैं उपराष्ट्रपति के समक्ष, लेकिन बाकी सारी बातें वैसे ही बता दी जाती हैं, है ना। तो अगर मान लो आर्टिकल ही आपसे पूछ लिया जाए तो आप वही जो मैंने आपको कल बताया था कि यार पढ़ा तो है लेकिन कहाँ पढ़ा है, इस तरह की कंडीशन वहाँ पर आ जाती है परीक्षा भवन में, और ना चाहते हुए भी आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं और गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो आपने पढ़ रखा है ना, इसलिए छोड़ने का मन नहीं करता और इसी उसमें हम उसको गलत कर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा तरीका कुछ अलग है, हम आर्टिकल भी साथ साथ लेकर चलते हैं जहाँ तक संभव हो। तो अब हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आर्टिकल 67। इसमें है दोस्तों पदावधि, है ना, जैसे कि राष्ट्रपति की पदावधि थी वैसे ही इसमें है। तो इसमें 4 बातें हैं दोस्तों। पहली बात क्या है, पहली बात तो ये है कि शपथ ग्रहण की तारीख से, शपथ ग्रहण की तारीख से, या फिर पद, यहाँ पर पद भी हो सकता है कि पद ग्रहण की तारीख से, पद उसी दिन ग्रहण माना जाता है जिस दिन शपथ ले ली जाती है। तो शपथ ग्रहण की तारीख से या पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों तक। कार्यकाल कितना हो गया, सब सीधा सीधा कार्यकाल पूछ लिया जाता है उपराष्ट्रपति का, तो आप कहेंगे 5 वर्ष, है ना। दूसरी बात जो लिखी गई है दोस्तों, परंतु लगाकर लिखी गई है, लेकिन मैं परंतु नहीं लगा रहा हूं, ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात क्या है, त्याग पत्र से संबंधित, कि अगर उपराष्ट्रपति चाहे त्याग पत्र देना तो वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान है याद करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। तीसरी बात क्या है दोस्तों, पद से हटाया जाना। अब क्या दोस्तों, जैसे कि महाभियोग की एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए की जाती है, तो क्या ऐसी ही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी की जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। राष्ट्रपति महोदय को पद से हटाने के लिए क्या करना होता है, ये शक्ति आमतौर पर दोस्तों राज्यसभा के पास होती है, लेकिन इसमें भागीदारी लोकसभा की भी होती है, लेकिन आमतौर पर राज्यसभा के पास ही शक्ति होती है। और राज्यसभा के पास भी ऐसा नहीं है कि जितने उस समय सदस्य हों सदन में मौजूद, केवल उतने ही सदस्यों का अगर बहुमत मिल जाए, विशेष बहुमत नहीं, केवल साधारण बहुमत मिल जाए, चाहे कुछ छुट्टी पर हो उनसे भी मतलब नहीं है, मतलब उस समय उपस्थित कितने हैं, जितने भी उस समय उपस्थित हैं उनका बहुमत चाहिए। तो आप केवल इतना डिटेल में ना पढ़ करके आप केवल इतना ही लिखें कि राज्यसभा के बहुमत द्वारा, जब इसका प्रस्ताव पेश होता है ना, राज्यसभा के बहुमत द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने वाले प्रस्ताव को लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद उन्हें पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो प्रस्ताव कहाँ पारित होता है, राज्यसभा में, वो भी सिंपल बहुमत से, और फिर उस पर अगर सहमति लोकसभा की मिल जाती है तो उपराष्ट्रपति को उसी तारीख से पद छोड़ना होता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि राष्ट्रपति पद में था कि 14 दिन पूर्व यानी 14 दिन पहले सूचना देनी होगी,
है ना। ये बात राष्ट्रपति में भी थी और ये वाली बात उपराष्ट्रपति में भी है। राज्यसभा द्वारा इनको हटाया जाता है लोकसभा की सहमति के बाद, और 14 दिन पहले इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देनी होती है। और जो चौथी बात है दोस्तों, चौथी बात क्या है, ये है कि जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। अब दोस्तों इसका मतलब क्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इस प्रक्रिया से हटा दिया तो तब भी बने रहेंगे, नहीं। मतलब 5 साल पूरे हो गए और चुनाव में मतलब इस तरह का कोई विवाद हुआ ही नहीं कि इनको हटाया जाए या और कोई बात। हटाया केवल एक ही वजह से जा सकता है, अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं ना, बस एक ही है कारण, राष्ट्रपति को हटाने का भी और उपराष्ट्रपति को हटाने का भी। तो अगर 5 साल पूरे हो गए हैं, ठीक ठाक कहानी चली है 5 साल, और उसके बावजूद भी चुनाव समय से नहीं हो पाया है या कोई बाधा बीच में आ गई है, तो जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेगा ना, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान पूरे संविधान के अंदर कहीं भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मृत्यु हो जाए या कुछ और बात हो जाए, त्याग पत्र दे दें, तो कौन कार्यवाहक होगा, है ना। जैसे कि आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था, क्या पढ़ा था राष्ट्रपति में, कि अगर उनकी मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दें, महाभियोग हो जाए, तो उपराष्ट्रपति उनका पद ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, ठीक है। मतलब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है जिसके बारे में विशेष बताया हो। लेकिन आर्टिकल 68 एक बात कहता है जो आपको जाननी जरूरी है, अन्य आकस्मिकताओं में पद रिक्ति से संबंधित विषय, बस इतनी बात इसमें कह दी गई है। यानी कि जो व्यक्ति पद ग्रहण करेगा उसकी समय सीमा क्या होगी, बस ये बात आर्टिकल 68 में कह दी गई है ना। बाकी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कहीं भी वर्णन हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आर्टिकल 68 ये प्रावधान करता है कि अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उस समय क्या प्रक्रिया होगी, और जो व्यक्ति उसका पद धारण करेगा तो उसकी समय सीमा क्या होगी। ये सदन मिलकर ये सब करती है ना व्यवस्थाएं। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 69 की। आर्टिकल 69 दोस्तों, उसमें 60 में शपथ था, इसमें 69 में शपथ है। शपथ का क्या है कि उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे, ये आप लिख लेना है ना। किसके सामने, कौन शपथ दिलाएगा इनको, राष्ट्रपति महोदय। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ये आप याद रखना है ना। तो शपथ का प्रावधान 69 में है। और बाकी 70 के बारे में मैं आपको बता चुका था कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, है ना। तो इसी ये व्यवस्था करी थी। और ये बताया था मैंने आपसे पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको राष्ट्रपति का लास्ट पार्ट राष्ट्रपति का जो लास्ट पार्ट है ना, उससे जो पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको ये बताया था। आर्टिकल 70 क्या बताया था कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के जो कृत्य हैं उनका निर्वहन कैसे किया जाएगा। आकस्मिकताएं क्या क्या हो सकती हैं कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब संसद जैसा चाहे वैसा नियम बना सकती है। ये बात मैं आपको बता चुका था कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 संसद ने बनाया, जिसके अनुसार ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर दोनों ही नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, वो उनके कार्यों को जो है सुचारू रूप से चलाएंगे। और अगर वो भी नहीं है तो उसी न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो इनका कार्य करेंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 71 जैसा कि मैंने बताया था, इसमें भी राष्ट्रपति, ये दोनों जगह पढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दोस्तों इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के
चुनाव से संबंधित विवाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही निपटाया जाएगा। चुनाव से संबंधित जो विवाद होगा राष्ट्रपति, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, मैंने बताया ना कि राष्ट्रपति जब हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं तो ये बात दोनों जगह पढ़नी होती है। तो इनके चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट में ही निपटाए जाएंगे, ना कि हाई कोर्ट और लोअर न्यायालय में, है ना, कहीं भी नहीं निपटाए जाएंगे, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात। दूसरी बात, अगर इनका चुनाव अवैध है, बाद में पता चला जब चुनाव हो गया, इन कुछ महीने ये अपने पद पर रह भी लिए, बाद में पता चला कि इनका चुनाव जो है अवैध था, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उनके किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, कैसी लगी आप आज की क्लास, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें दोस्तों, परिवार को और ज़्यादा विस्तृत करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ना ये वीडियो भेज दिया करो, थोड़ा सा परोपकार आप भी कमा लिया करो। तो दोस्तों ये हमारा तरीका होता है। आपने देखा एक आर्टिकल वाइज हमने सबको पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया जितना भी आपके लिए ज़रूरी था। अब दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आप कहीं से भी जा कर के जहाँ से प्रश्न उत्तर की कोई किताब आपको मिल जाए, या आप यूट्यूब चैनल को ऐसा खंगाल लें जहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित सवाल हों, है ना, आप लगा करके देखें। ये मेरा विश्वास है दोस्तों, अगर आपने ढंग से पढ़ा है ना, एक सवाल आप गलत नहीं कर सकते, चाहे वो राष्ट्रपति से संबंधित हो या वो उपराष्ट्रपति से संबंधित हो। ठीक है। अगर दोस्तों आप नोट्स चाहते हैं संविधान के, या फिर जो और भी मैं विषय आपको पढ़ाऊँगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत जल्द ही हम आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिन नोट्सों से हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।